Welcome to the Educatalist episode 3. In this video, we will talk to the student of BDS who is in De Montmorency College of Dentistry. हम उससे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह अपना मेडिकल जो टेस्ट होते हैं एमडी कैट उसको एस किया। उनसे पूछेंगे कि किस तरह हम जो है एज ए स्टूडेंट्स उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उनकी गाइडलाइंस को और किस तरह जो अपना एमडी कैट एस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर मोर अमेजिंग अपडेट्स। आज के हमारे गेस्ट हैं नुमान ज़फ़र जो कि डी मोंटमोरेंसी डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे हैं बीडीएस में। तो नुमान वेलकम, आपने हमें टाइम दिया और आपको कंग्रेचुलेशंस डीजी खान मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होने के लिए। मुझे भी कल ही पता चला है 2-3 दिन पहले, इसलिए नहीं है माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है, एमबीबीएस में आप हो गए हैं। नुमान, जो आपने माशाल्लाह एमडी कैट एस की है उसमें आपके माइंड में क्या था कि मैंने क्या करना है और ये कि क्या सोच थी जो आपकी मोटिवेशन थी बेसिकली आपके पीछे? मोटिवेशन बस एमबीबीएस ही थी, और क्या होती है मोटिवेशन। यही था कि जब से एफएससी स्टार्ट की थी यही सोचा था कि एमबीबीएस में जाना है और डॉक्टर बनना है, इंसानियत की खिदमत करनी है, और बस यही था। और आपकी रूटीन कैसी थी एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान? रूटीन सबसे पहले तो मैं टिप्स में जाता था, मतलब प्रिपरेशन के लिए, उधर से लेक्चर वगैरह लेके फिर मैंने आना होता था घर, मतलब फ्लैट पे रहता था मैं हॉस्टल में नहीं रहता था भाई के पास। उसके बाद आके फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर खाना वगैरह खा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेक्चर वगैरह रिवाइज किए, उसके बाद टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन की अगर कोई टेस्ट हुआ तो, और इसी तरह। हमारा आपकी जो बेसिकली सोर्स ऑफ प्रिपरेशन था वो लेक्चर से या एकेडमी की बुक्स थी या आपकी टेक्स्ट बुक थी? टेक्स्ट बुक मैं ज़्यादा प्रेफर करता था, और बच्चों को भी कहूँगा कि टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें सबसे ज़्यादा, और क्योंकि उधर सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बुक से ही आता है, कोई आपकी प्रिपरेशन बुक दूसरी कोई काम नहीं आती। उनको सिर्फ आप मतलब एज अ सोर्स ऑफ आपकी प्रिपरेशन रख लें, तो उधर से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लें, और ये वो बाकी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें। और नुमान, क्योंकि अभी के जैसे आपको पता है कि सिचुएशन किस तरह होने वाली है कोरोना की भी, और लॉकडाउन कब तक चलेगा कोई कुछ नहीं आइडिया है, तो एमडी कैट आने की कब तक जो है उम्मीद है कि उसकी डेट कब तक आएगी और टेस्ट होने के इम्कान कितने हैं? टेस्ट तो होगा, क्योंकि वो वीसी यूएचएस कह रहे हैं कि टेस्ट तो इंशाल्लाह हम जरूर लेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे जैसे भी हो। लेकिन डेट का ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा भी पिछली दफ़ा जो था वो अगस्त के एंड में हुआ था, वो तो नॉर्मल रूटीन थी, लेकिन अब शायद अक्टूबर तक चला जाए। तो अनुमान जैसे कि आपने बता तो दिया कि यूएचएस के वीसी का ये है कि टेस्ट वो ज़रूर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि शायद कैंसिल हो जाए एफएससी और पार्ट 1 मैट्रिक और पार्ट 1 के बेसिस पे अगर सेलेक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ने तो ये पॉलिसी अपना ली है, क्योंकि उन्हें पता है कि होने वाला तो नहीं है। ई कैट भी होने वाला था ऑनलाइन वर्चुअल की कैंपसेज में, उसको भी जो है पंजाब गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है। तो चांसेस हैं कहीं ऐसे कि इसका भी ये सीन हो सकता है? देखिए, चांसेस तो फिर होते ही हैं, चांसेस आर ऑलवेज देयर, और अगर ई कैट कैंसिल हो जाता है तो एम कैट भी तो फिर हो ही सकता है, क्योंकि वो भी तो फिर टेस्ट ही है, उसमें क्या है। ठीक। नुमान, जो बच्चे अब तो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं किट से या दूसरी अकेडमी से, जिस तरह मैंने भी की थी आपने भी की थी लास्ट ईयर और उससे पिछले सालों में, जो कि एक नॉर्म बनी आती थी कि आपने करनी है, तो अब बच्चे जो हैं वो किस चीज़ से प्रिपरेशन करें? बुक तो हो गई और दूसरी उसकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए वो कौन सी चीज़ को? एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए उनके पास होंगी कोई की बुक्स होती हैं, जैसे एफएससी में हम यूज़ करते हैं, उनके ऊपर भी एमसीक्यूज़ होते हैं। उसके बाद पास्ट पेपर मिल जाते हैं जो एम कैट के, उनसे प्रिपरेशन कर लें, उनको मतलब सॉल्व करें खुद बैठ के पढ़ के एक दफ़ा। और बाकी सबसे ज़्यादा तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें, क्योंकि आता उधर टेक्स्ट बुक से ही है। हम ऐसे सोचते रहते हैं इधर बैठ के, पता नहीं एम कैट है कहाँ से आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन जब आप उधर जाके बैठते हैं आपका माइंड थोड़ा सा सुकून होता है कि शुक्र है टेक्स्ट बुक से ही आया था। लेकिन कुछ जो प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स हैं उनमें वेबसाइट्स भी बताई थी मैंने अपने पिछले जो है इंटरव्यू में भी, कि उसमें गो टेस्ट है, इल्म की दुनिया है, फिर टॉप स्टडी वर्ड है, फिर जीक प्रिपरेशन है, आप उनसे भी एमसीक्यूज ले सकते हैं एज अ प्रैक्टिस, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। दूसरा, अगर आपने लेक्चर्स लेने हैं तो आप वो खान अकेडमी से भी ले सकते हैं, वो फ्री अकाउंट बनाते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प हो जाएगी अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। और नुमान, जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप ये बताएं कि जो 3 इम्पोर्टेंट टिप्स जो हैं क्या देंगे आप? 3 इम्पोर्टेंट टिप्स जो होती हैं, फर्स्ट तो ये कि आप सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बुक को प्रेफर करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, उससे आप लें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। और दूसरा टिप ये है कि आप उसको मतलब अप्लाई करें,
आप किसी भी की बुक, कोई भी की बुक ले लें, यूएचएस के पास्ट पेपर्स ले लें, उसके ऊपर अप्लाई करें नॉलेज को, क्योंकि जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तो कुछ नहीं बनेगा। उसको अप्लाई नहीं करके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि मेरी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, क्या हो गया है। और तीसरा टिप ये है कि आप अपने माइंड को मतलब सुकून रखें माइंड में, कि कुछ नहीं होता एम कैट। अच्छा, एम कैट कोई बला नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग जैसे आपने कहा कि स्कूल में रखना है, वो कैसे करें बच्चे? क्योंकि नॉर्मल हम जितना मर्जी कह लें, लेकिन एक टेंशन बंदे के अंदर होती है कि वो पता नहीं क्या चीज़ है, वो किस तरह होगी। तो आपने किस तरह हैंडल किया था इस चीज़ को, किस तरह स्टूडेंट्स को करना चाहिए अभी? मुझे भी होता ही था, मुझे सबसे ज़्यादा होता था बल्कि। इसलिए मैं ये बताऊंगा कि आपने मतलब माइंड में ये रखना है कि मुझे आता है टेस्ट। मतलब आपकी प्रिपरेशन हो गया, आपने एक चैप्टर पढ़ा है, आपको आता है, तो आपको अगर फिर भी हो रहा है कि पता नहीं इसमें से कोई और भी एमसीक्यूज आ सकता है, तो आप वो टेंशन ना लें। मतलब आपने पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इसमें से कर सकता हूँ। और टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आप मतलब जो टेस्ट होते हैं अब तो लेकिन नहीं होंगे, लेकिन आप ऑनलाइन मतलब खुद जो यूएचएस के पास पेपर है वो ले लें। उसका मतलब एक सब्जेक्ट का टॉपिक लिया, उसको 20 एमसीक्यूज का टाइम लगा के रख लें कि इतने में मैंने करना ही है। वो मॉक टेस्ट टाइप आप कह रहे मॉक हैं टेस्ट जिसमें, टाइप हो गया, या एक वो पूरा पास पेपर उठा लें और वो टाइम और वो नोट करके पूरा वो कर टेस्ट कर लें? लें जितना वो देते हैं, 200 मिनट्स या वो 150 मिनट्स होते हैं, 200 एमसीक्यूज होते हैं, और वो आप लगा लें कि मैं 40 सेकंड में एक एमसीक्यू कर सकता हूँ। और नुमान जो सेक्शंस होते हैं पेपर के, उनमें से किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए? उसमें मैं तो सबसे पहले बायो को प्रेफर करता था, क्योंकि उसका मार्जिन ज़्यादा होता है, 80 एमसीक्यूज होते हैं उसमें, और वो होती भी सीधी लाइंस हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ पढ़ना है और आपने लगाना है टिक। उसके बाद केमिस्ट्री आ जाती है, वही करते थे जैसे उधर पैटर्न होता है वैसे ही प्रेफर करते थे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। और नुमान इंग्लिश की जो वोकेबलरी है या इंग्लिश की प्रिपरेशन है, उसके बारे में कुछ बताएं टिप्स, क्योंकि वो नॉर्मली तो ना बुक से होती हैं ना बाहर से होती हैं, वो तो अनसीन मोस्टली होता है कि आ रही होती है, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह का आना है पेपर। वोकेबलरी हमने तो किप्स की बुक से की थी ज़्यादा प्रेफर, क्योंकि उन्होंने मतलब इस दफ़ा तो हमारा सिलेबस भी चेंज हो गया था। वोकैब पहले 843 वर्ड्स होते थे, इस दफ़ा 200 है, तो उसकी उन्होंने बुक बनाई हुई है, उधर से की थी प्रिपरेशन। बाकी ये टिप्स की भी है, स्टेप्स की भी है। आप अगर आपको वर्ड तो दिए ही होते हैं यूएचएस में सिलेबस में, आप उनको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, उनका मीनिंग अच्छी तरह देख सकते हैं। उसके बाद आप उसको मतलब ऐसे ही कर लें। नुमान जो एकेडमी है वो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा कि सीनियर्स ने तो एकेडमी से प्रिपरेशन की थी, उसके बरक्स हम तो नहीं कर पा रहे हैं और मेरी रूटीन नहीं बन रही है, या वो इसको एज अ उनके लिए एक्सक्यूज़ बन जाएगा? तो ये ज़रूरी है कि आप एकेडमी से ही प्रिपरेशन करें, उसके बगैर नहीं हो सकता एमडी गेट? होने को तो हो सकता है, लेकिन एकेडमी में ये होता है कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती है कि आपने ऐसे पढ़ना है, या अपने पेपर आपको पता चल जाता है कि ऐसे ही आता है, और इसकी ये मतलब उसकी ये प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती है ना कि ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, और आपके गो थ्रू हो जाता है, तो सारा सिलेबस भी गो थ्रू हो जाता है। और इसलिए एकेडमी मेरे ख्याल में ज़रूरी होती है, लेकिन अब जैसे सिचुएशन चल रही है उस लिहाज से तो आपको फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो शायद इस दफ़ा टेस्ट हो भी ना, हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो आपको फिर देना तो पड़ेगा, इसलिए आप माइंडसेट में रख लें कि। लेकिन कुछ एकेडमीज जो हैं वो वर्चुअल प्रिपरेशन करवा रही हैं, जैसे मैंने वेबसाइट्स का बताया, उन पे तो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, लेकिन जो कुछ एकेडमीज हैं जैसे किप्स है और एक स्टार्स है, वो वर्चुअल क्लासेस करवा रही हैं, उनका भी रिकॉर्डेड वाला ही सीन है। तो फिर वहाँ जाना चाहिए या पहले वाली एक वेबसाइट्स पे जाना चाहिए? तो इसमें कितना फ़र्क आएगा आपके ख्याल से? उनकी जो वर्चुअल रिकॉर्डेड क्लासेस हो रही हैं किप्स की, जैसे एलएमएस है उनका एक, उधर जो क्लासेस हो रही हैं वो उनका एलएमएस वैसे भी वो बिल्कुल ही फारग है, फारिग फजूल है बिल्कुल। फजूल मैं ऐप है उसकी। वो हमें भी दिया था उन्होंने जब हम थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं चलता ये वो। लेकिन इसलिए उससे अच्छा है कि आप यूट्यूब से सर्च कर लें लेक्चर्स वगैरह और टेस्ट वगैरह, उधर से प्रिपरेशन कर लें, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने भी वैसे किप्स में 2 साल पढ़ा अपनी एफएससी के दौरान, तो हमने भी दिया हुआ था, उसको भी इतना फ़ायदा नहीं था। तो नुमान जो आप जैसे अब बीडीएस से अपग्रेड हुए हैं एमबीबीएस में, ऑब्वियसली आप एमबीबीएस करेंगे अब, तो आपको इन दोनों में फ़र्क कितना लगता है? हैं तो दोनों डॉक्टर, डीवीएम है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, डीपीटी है, डीवीएम है, तीनों डॉक्टर हैं, तो आप बीडीएस और एमबीबीएस में कितना फ़र्क है? बीडीएस और एमबीबीएस में फ़र्क तो फिर एक सब्जेक्ट का है, उसमें हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इधर 4 पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि फिर आपको पता है एमबीबीएस में आप डिफरेंट मतलब फील्ड में जा सकते हैं आगे भी। बीडीएस में सिर्फ आप एक ही जगह पे रह सकते हैं कि आपने वही बनना है और उधर ही रहना है और वही चीज़ करनी है।
हर रोज। ठीक, तो सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसमें आप डिफरेंट सेक्शंस में जा सकते हैं स्पेशलाइजेशन के बाद, और इसमें सिर्फ आप डेंटिस्ट्री तक ही रह जाएंगे। ठीक, वरना इसमें कोई फ़र्क नहीं वरना कोई है, फर्क दोनों नहीं है। अच्छे हैं। ठीक। नुमान, अगर आप खुदा न खास्ता बच्चे अगर जो सुन रहे हैं वो अगर नहीं कर पाते हैं इस दफ़ा MD-CAT को एस, तो उन्हें रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट कैसा है। अगर वो खुद को रख सकता है कि उस लाइन पे कि मैं अगली दफ़ा MD-CAT एस कर जाऊँ, तो उसको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर वो छोड़ के किसी और फील्ड में चला गया, जैसे DBM है, DPT है, तो वो अगर उस बच्चे का दिल था कि मैं MBBS में जाऊँ, तो उसको ज़रूर करना चाहिए, दूसरी फील्ड में नहीं जाना चाहिए। ठीक। और नुमान, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी टाइम चल रहा है तो मोबाइल भी है, अब तो लेक्चर्स भी ऑनलाइन लेने हैं, तो सोशल मीडिया में और अपनी पढ़ाई में किस तरह बैलेंस रखें? उसमें फिर आपको अपना माइंड की बात है, सारी माइंड की बात है। आपको मतलब पता होना चाहिए कि मैंने इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम ये यूज़ करना है। लेकिन मुश्किल होता है सोशल मीडिया के होते हुए कि आप पढ़ सकें, लेकिन आपको फिर माइंड तो बनाना पड़ेगा कि अगर आपने MD-CAT फेस करना है। अच्छा नुमान, जो स्टूडेंट्स MD-CAT 2020 एस करेंगे इंशाल्लाह, तो उनके लिए उसके बाद क्या होगा मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद आपको सबसे पहले तो रैगिंग होगी आपकी। रैगिंग में ये होगा कि आप मतलब इसमें बेसिकली तो ये होता है ना, स्टूडेंट की वो सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद भी मजे लेते हैं, हमारे भी कई दफा इंटरेक्शन इतनी गहरी हो जाती है कि आपका रिश्ता बहुत पक्का बन जाता है, जिन्हें कहते हैं इट वट्टे दा वैर है। कोई एक, हम आपसे सब चीजें नहीं पूछेंगे, कोई एक सैंपल के तौर पे हमें बताना चाहें ताकि हम बच्चे जो है वो माइंड में जो है उस चीज को रखें। सैंपल के तौर पे यही है कि सब जाके तो आपको मतलब ये सोचने के 2 हफ्ते आपने ना 3-4 बजे तक सोना नहीं है। अच्छा। आपकी क्लासेस कोई नहीं है, वो तो कोई सीन नहीं होता, मतलब शुरू में तो कुछ भी नहीं हो रहा था। आपकी को कहेंगे कि क्लास आपने नहीं लेने जाना, या बंक कर लें, या ये कर लें, या वो कर लें। जहाँ भी आपको मिलेंगे आपको पकड़ के सीधा कर लेंगे, लाइन में लग जाओ, गाना सुनाओ, लड़की को बोल के आओ आई लव यू, ये वो। ठीक है। और एक जो बहुत फेमस होता है कि सलूट डिमोड में था कि मतलब आपको कोई भी सीनियर मिले आपने सलूट मारना, सलाम करना है। क्या था उसमें? सलूट में यही था कि अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, सही है। और उसके बाद थोड़ा 2 हफ्ते गुजर गए हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वही सीनियर जो आपको ऐसा करते थे वही आपको साथ प्यार के साथ मिलेंगे, आपको गाइड करेंगे कि अब आपने आगे क्या करना है, आपने कैसे पढ़ना है, और आपने प्रूफ को कैसे पास करना है। अच्छा, और एक प्रूफ से जो पहले है तो आप थोड़ा सा ज्यादा आगे चलेंगे, जो माइंड में होता है मेडिकल कॉलेज में, को एजुकेशन होगी ऑब्वियसली, तो उसमें क्या होगा? आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी जो बता रही है, तो अगर आप स्टूडेंट्स को भी बताएं। उसमें ये है कि मेडिकल कॉलेज में तो पहले ये है कि 1:4 की रेशो चल रही होती है। अच्छा। उसमें फिर आपको पता ही है 1:4 रेशो होगी तो सब पहले जाके चूज कर लेते हैं कि ये 2 मेरी है। अच्छा, वो वाला सही सीन है, 2 इधर 2 इधर, वो रियलिटी होती है या कह सकते हैं? अच्छा, तो उसके बाद थोड़ा सा आगे चले जाएं। जैसे कि हमने सोचा होता है कि डॉक्टर पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, उनके लिए रिफ्रेशमेंट की क्या चीज़ें होती हैं जिससे वो सारे दिन की जो है एक तरह से पढ़ाई की या वैसे हेक्टिक रूटीन है वो दूर कर सकें और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो सके? जरूरी नहीं है कि उधर पढ़ाई होती है सिर्फ, उधर सारा कुछ ही होता है, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उधर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में। उधर स्पोर्ट्स वीक होता है, उसमें मतलब 1 वीक के लिए सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं स्टडी से रिलेटेड। उधर डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं। आप दूसरे मेडिकल कॉलेज में भी जा सकते हैं उन कॉन्सर्ट्स के लिए, क्योंकि उधर आपसे रिलेशन बन जाते हैं सीनियर्स के थ्रू, और काफ़ी मज़े का सीन होता है। और जो सोसाइटीज़ हैं उनकी वो कितना एक्टिव रोल प्ले करती हैं, मतलब आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि लम्स में, ये चीज़ें तो होती हैं, तो मेडिकल कॉलेजेस में इनका कितना किरदार है? मतलब काफ़ी अच्छा होता है सीन उनका, क्योंकि आपको पता है मेडिकल कॉलेजेस में आपकी अप्रोच तो काफ़ी बन जाती है। मतलब सीनियर्स जो हैं उनकी काफ़ी अप्रोच होती है। अगर आपको कोई चीज़ मतलब म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आपको डांस में इंटरेस्ट है, तो वो आपको मतलब देते हैं फील्ड कि आप जाएं उसमें परफॉर्म करें। तो आप मेडिकल कॉलेजेस में भी कंपटीशन होता है, इनका नात हो गई, सॉन्ग हो गया, डांस हो गया, ऐसे राइटिंग, डिफरेंट ऐसे कंपटीशन होते हैं। नुमान, इन द एंड आप स्टूडेंट्स के लिए कोई 2 लाइंस उनको मोटिवेट करने के लिए या उनको यकीन दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि MD-CAT आपके माइंड में ये होगा कि पता नहीं कितनी कोई बला टेस्ट है, पता नहीं क्या है, उसको मतलब बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ
3400 सीट्स होती हैं, सिलेक्ट तो वही होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको मतलब माइंड में ये रखना है कि आप उन 3400 स्टूडेंट में से एक हैं, लेकिन आप हैं, वो ज़रूर हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपके दिल में है कि मैंने MBBS या BDS में जाना है, तो आपको ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने उन सीट्स में से एक ऑक्यूपाई करनी है, तो आपको मेहनत के साथ साथ आपको मतलब लगन रखनी है उसके लिए, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। और आप कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, मैंने भी किया है और बहुत से स्टूडेंट्स ने किया है, तो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। तो नुमान शुक्रिया आपका। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, आपकी स्केड्यूल पिछले सालों की तरह वो नहीं बन सकता है। जो आपकी रूटीन FSC के दौरान थी पढ़ने की, वो नहीं बन सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि आप या कॉलेज जाते थे, शाम को अकेडमी जाते थे, टेस्ट देते थे। लेकिन अब ये है कि आपको टाइमलाइन नहीं है। जिस तरह आपने 3 बजे अकेडमी जाना है, तो आपने 3 बजे नहीं जाना है, आपने खुद अपने लिए स्केड्यूल बनाना है, खुद उठना है। अगर आज अब इस वक्त में मेहनत करेंगे, तो ये आपके लिए कल को इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि कल को आप किसी जगह भी फंसते हैं तो आप खुद को ये कह सकेंगे कि मैंने उस वक्त प्रिपरेशन की थी जब लोग मर रहे थे और किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है आगे आने वाले वक्त में। तो आपको अपने आप को मजबूत रखना है। जब आप अपने आप को मजबूत रखेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जो है वो कवर कर लेंगे, उसको जो है हर्डल है उसको हटा लेंगे और कामयाबी के रास्ते पे जो है वो चल पड़ेंगे। तो अल्लाह आपका हम ये नसर हो। अगली वीडियो तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।